हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने CUET 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए MCQ सीरीज स्टार्ट की थी पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। और ये उसका पार्ट थर्ड है। बहुत सारी हम पहले ही MCQ सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए इसको रोक दिया था क्योंकि काउंसलिंग वाले बच्चों को भी गाइड करना था। तो अब इसको दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज को। ये हिस्ट्री की सीरीज है हमारी। अ, पहले भी मैं हिस्ट्री के MCQ सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये PYQ और प्लस इसमें MCQs भी हैं। तो अगर आप इनको सॉल्व करते हैं पेपर के लास्ट डे तक भी तो 250 मार्क्स का पेपर आता है आपका, चाहे वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी पॉलिटी कोई सा भी हो। 250 आउट ऑफ 250 लाना बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और NCERT को पढ़ते हैं, सिर्फ NCERT रीडिंग करते हैं बहुत अच्छे से और इन MCQs को डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप 250 आउट ऑफ 250 ला सकते हैं। 50 पूरा 50 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस होते हैं आपको और एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होता है पूरा। एक क्वेश्चन आप राइट करोगे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो आपका जो -1 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग को भी आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको MCQ सॉल्व करना है। अभी आप सॉल्व करेंगे MCQ तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी NCERT रीडिंग कितनी हुई है, आपको कितना NCERT से समझ आया है और आप उसको CUET में कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको ये भी पता चलेगा NTA CUET किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता CUET में। NTA कुछ मैचिंग टाइप या असर्शन रीजन टाइप बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कालानुक्रम में ऑर्डर वाइज उसको ठीक से लगाना होता है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं सारे ही क्वेश्चंस इसमें लाई हूँ और सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगी ताकि आपको एक ओवरव्यू भी मिल सके कि कैसे क्वेश्चंस CUET पूछता है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेष नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये चैप्टर 1 से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। इसमें पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष नगर कौन सा था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कांची, ऑप्शन डी है मथुरा। तो आपको याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो अगर हम विकसित नगर की किसी की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तो वो मोहनजोदड़ो था। यहीं पे हमें स्नानागार मिले हैं, यहीं पे हम देखते हैं जल निकास प्रणाली बहुत ज्यादा अच्छी थी, यहीं पे जो घर बने थे बहुत अच्छे और ईंटों का सबसे ज्यादा जो अच्छा माप मिला था हमें वो यही मोहनजोदड़ो से ही मिला था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो विशेष नगर हो जाता है हड़प्पा सभ्यता का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्णित हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्णित हैं। तो अशोक के शिलालेख ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी यूनानी। तो अशोक के जो शिलालेख हैं और उन पर जो लिपि उत्कीर्णित है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के जो शिलालेख हैं वो उत्कीर्णित किए गए थे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इरविन माउंटबेटन समझौता 1947 किस संगठित प्रक्रिया का हिस्सा था। तो जो माउंटबेटन समझौता था 1947 में हुआ, ये किस प्रक्रिया का हिस्सा था ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संविधान का निर्माण, बी है भारतीय प्रक्रिया विभाजन प्रक्रिया और सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्गठन, डी है संविधान सभा गठित। तो इसका जो इरविन माउंटबेटन समझौता था ये आपकी बुक नंबर जो 3 है उससे है। अगर आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप शायद ही इसे सॉल्व कर पा रहे हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो विभाजन की प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। गदर पार्टी 1913 की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये बताना है आपको, जो 1913 की गदर पार्टी थी उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो उसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके बाद जो
अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा गवर्नर जनरल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया था? तो वो बताना है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था उसे कौन लेकर आया था? तो उसे जो लेकर आए थे वो थे वेल्सली जो थे, वो लेकर आए थे पिट्स इंडिया एक्ट को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी ही क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 था, ये आपकी बुक नंबर 3 से है हिस्ट्री का। और क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो आपको ये बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है 1757, ऑप्शन नंबर बी है 1764, ऑप्शन नंबर सी है 1751, ऑप्शन नंबर डी है 1748। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो डेट होती है वो जो टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला वायसराय कौन था जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो डलहौजी था उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवरत्न शब्द किस सम्राट से संबंधित है? तो किस सम्राट से संबंधित है नवरत्न? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या करेक्ट हो जाएगा? नवरत्न जो सबसे पहले यूज हुआ था किस सम्राट के लिए या किस सम्राट के दरबार में यूज हुआ था, तो वो अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अकबर। अकबर के दरबार में ही नवरत्न थे। ठीक है, तो उसी के विषय में इसका यहाँ पे प्रयोग हुआ है इस शब्द का। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर डी है दयाचंद सरस्वती। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1857 का विद्रोह था उसमें जो दिल्ली से नेतृत्व किया था वो किसने किया था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 से 15 क्वेश्चन है वो कालक्रम आधारित हैं। क्रोनोलॉजी जो ऑर्डर में सही कालानुक्रम में लगाने होते हैं क्वेश्चंस को, उसमें है ये क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूईटी में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको सारे ही क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो 11 से 15 हमारे जो क्वेश्चन है वो कालानुक्रम वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नीचे दी गई घटनाओं को कालानुक्रम में लगाइए। पहले यहाँ पे बहुत सारी ये घटनाएं दे रही हैं, जैसे कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा पहले हुआ, फिर कौन सा बाद में हुआ, फिर कौन सा उससे बाद में हुआ, उसको अच्छे से कालानुक्रम में लगाने के बाद यहाँ पे जो कोड दिए गए होते हैं इनमें से हमको चूज करना होता है। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। और बक्सर का जो युद्ध है वो कब हुआ? 1764 में हुआ। और जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में हुआ। तो इसके हिसाब से जो सही क्रम हो जाएगा, अगर आपको 3 का भी पता है या 2 का भी पता है तो भी आप इसमें क्रम लगा सकते हैं। तो इसका जो क्रम है वो क्या क्या हो जाएगा? पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला, पहला, चौथा, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये वाला कोड देखना है हमें कहाँ पर है। पहला,
चौथा, दूसरा और तीसरा, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये डेट्स याद होंगी तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना। तो यह ये भी कालानुक्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें से ऐसे लगाना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये अपने आप कालानुक्रम में लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ पे है वो ढूंढ लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भी उसी कालानुक्रम में लगाना है कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले चंपारण जो सत्याग्रह है वो 1970 में हुआ था। उसके बाद जो खेड़ा आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह था, वो 1918 में हुआ था। फिर उसके बाद जो दांडी सत्याग्रह था वो 1930 में हुआ था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन था, वो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो 1917 पहले आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 30 आएगा, देन उसके बाद 42 आएगा। तो इसका भी 1, 2, 3 और 4 ये सही इसके कालानुक्रम होंगे। तो 1, 2, 3, 4 देखो किसमें है? इसमें है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? गुप्त युग कब आया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में यहाँ पे बताना है। तो इसको भी उसी कालक्रम में लगाना है। तो मौर्य का देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का 322 में चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना होती है। 21 या 22 मान सकते हैं। गुप्त का 320 से लेकर 550 तक मान सकते हैं। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 मान सकते हैं। और प्रथम गवर्नर जो 1773 में हुआ था ये। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम होगा ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो इसका भी 1, 2, 3, 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका भी एक ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन 1857 और रूसी क्रांति, इनको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। तो सबसे पहले अमेरिकी क्रांति देखते हैं। तो 1776 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। और ये भारतीय स्वतंत्र आंदोलन यहाँ पे लिखा हुआ है। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। तो उसके हिसाब से हमें ठीक ठीक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा इसमें 1776 आएगा पहले। फिर आएगा हमारा 1789 आएगा। फिर तीसरा आएगा 1857। फिर आएगा चौथा 1917 वाला। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो यही हुई थी, अमेरिकी क्रांति, देन फ्रांसीसी क्रांति, फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, फिर रूसी क्रांति। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो असर्शन रीजन टाइप के आते हैं। ठीक है, असर्शन रीजन में क्या होता है? आपको दो स्टेटमेंट दी होती हैं। पहले आपको ये देखना होता है ये दोनों स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है। फिर ये देखना है दूसरी स्टेटमेंट सही है या गलत है। फिर ये देखना है अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो फिर ये देखना है जो ये वाली स्टेटमेंट है क्या इसकी व्याख्या कर रही है, जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली वाली की व्याख्या कर रही है, मतलब उसके विषय में बता रही है या नहीं है। अगर बता रही है तो इसमें जो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, और जो पहला दूसरे की व्याख्या कर रहा है वो भी, वो वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है असर्शन रीजन टाइप का कि अशोक ने कालिंदी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। तो अशोक ने कालिंदी युद्ध किया था।
युद्ध जीतने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। उस युद्ध में अत्यधिक रक्तपात हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। उस युद्ध में बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था, जिसके बाद अशोक ने ये डिसाइड किया कि उसके बाद वो युद्ध का त्याग करेगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने डिसाइड किया कि वो अब युद्ध का त्याग करेगा, फिर उसके बाद ही उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों सही हैं, आर सही कारण है। ठीक है, दोनों सही हैं, आर सही कारण नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये भी करेक्ट ऑप्शन है और ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो आर आर और ए दोनों ही सही हैं। जो आर है वो भी सही व्याख्या कर रहा है ए का, क्योंकि जब रक्तपात हुआ तभी अशोक ने डिसाइड किया कि वो अब जो युद्ध का त्याग है वो कर देगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया। ठीक है, 1930 में दांडी मार्च किया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट है। ये नमक कानून के खिलाफ प्रतिरोध था, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये भी इसमें मैच कर रहा है। गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में किया था, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नमक कानून के खिलाफ उन्होंने प्रतिरोध किया था, इसीलिए उन्होंने दांडी मार्च किया था। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो जो इसका जो ये हो जाएगा, दोनों ही सही है, मतलब ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर सही कारण है, मतलब आर जो व्याख्या है वो सही कर रहा है ए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? गुप्त युग स्वर्ग युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त युग को हम इतिहास में स्वर्ग युग के बारे में कहते हैं कि ये स्वर्ग युग है। कला, विज्ञान और साहित्य में इसका उल्लेखनीय विकास है, ये भी सही है बिल्कुल। तो ये गुप्त युग के बारे में ये लाइन भी सही है और ये लाइन भी सही है, और ये लाइन इसकी व्याख्या भी कर रही है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इससे इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से है ये। हड़प्पा शहरों में श्रेणीबद्ध योजना तथा सिंचाई व्यवस्था थी। उसके नगर अव्यवस्थित और असंगठित थे। उसके नगर अव्यवस्थित और असंगठित थे नहीं, उसके नगर व्यवस्थित और उसके नगर संगठित थे। जो ये दूसरी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट हड़प्पा शहरों में श्रेणीबद्ध योजना तथा सिंचाई व्यवस्था थी, तो सिंचाई व्यवस्था के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो तो करेक्ट है इसका, लेकिन ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट जो आर है वो स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट आर गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए दोनों सही हैं, आर सही कारण है, ये वाला नहीं होगा। दोनों सही हैं, आर सही कारण नहीं है, ये भी नहीं होगा। ए सही है, आर गलत है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें जो ए है वो तो सही है, लेकिन आर है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो तो ठीक है, बट उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया नहीं, उन्होंने नहीं बनवाया था। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो स्टेटमेंट ए है वो तो करेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो स्टेटमेंट आर है वो गलत हो जाएगी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट ज्योग्राफी के और पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको इन क्वेश्चंस की करते रहना है, ताकि आपको ये पता चले कि आप जितनी एनसीईआरटी को रीडिंग कर रहे हैं उसका कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, और किस टाइप में एनटीए क्वेश्चंस को पूछता है। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।